तो बच्चों आज हम देख रहे हैं 11th क्लास के 9 चैप्टर का पार्ट 8 जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका भी कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूं, तो प्लीज आप अपने साथ में रखें क्या, कॉपी और पेन, ताकि मैं आपको जो नोट्स बना रही हूं अलग से वो आपको समझ में आ जाए, ताकि नीट में कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाए और आपको डायग्राम बनाना भी आए कि एक्चुअल में डायग्राम्स होते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये लो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। जल्दी से अपने कॉपी पेन नहीं निकालिए, अपनी बुक नहीं निकालिए, तो तीनों चीजें देखो बच्चों। जब भी मैं पढ़ाऊँ ना अपनी बुक साथ में रखो, एनसीईआरटी की, मैंने पहले भी बताया, ताकि चीजें अंडरलाइन कर सको बुक में, है ना, जो यहाँ पर बोर्ड पे आपके पास प्रेजेंट होती है। आप वो चीज यदि कोई इंपॉर्टेंट है और मैं हाईलाइट करवाती हूँ तो आप भी अंडरलाइन अपनी बुक में करो, ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, हाँ है ना। और जो अलग से चीजें बताती हूँ वो आप अपनी कॉपी नोट्स में लिख सकते हो। तो इसलिए कॉपी पेन और आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी वाली। फाइन। तो अपने पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, है ना, ओलिगोसैकेराइड। थर्ड जो वो होता है हमारा, ये होता है हमारा पॉलीसैकेराइड, जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है। फाइन, सैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड। तो 3 तरह के हमारे बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है ना, जिसमें कार्बन कितने पाए जा रहे हैं उस आधार पर। फाइन। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, यदि 3 कार्बन होगा, यदि कार्बन की संख्या की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, है ना, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोज। ट्रायोज, क्या बोलेंगे, ट्रायोज, है ना, क्या बोलेंगे, ट्रायोज। यदि 3 कार्बन की संख्या है तो उसको बोलेंगे ट्रायोज। और यदि अपन बोलेंगे टेट्रोज, टेट्रोज, दैट मीन्स यहां पर क्या है, 4 कार्बन है ना, टेट्रोज। लिख दो इसको भी, टेट्रोज, टेट्रोज इधर आएगी ये लो, ठीक है, टेट्रोज, है ना। यहां पर कितने कार्बन है, 4। फिर हमारा आएगा पेंटोज, हिंदी में लिख देती हूं अब, पेंटोज, यानी कि 5 कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन है। फिर हमारा आएगा हेक्सोज, हेक्सोज, ठीक है, हेक्सोज। इसमें यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, 6 है। आया समझ में। इसी तरीके से मतलब मोनोसैकेराइड को किस हिसाब से बांटा है कि जो कार्बन की संख्या है उस आधार पे इसको हम बोल सकते हैं ट्रायोज, जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हो, टेट्रोज जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट हो, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो, और हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन प्रेजेंट हो। तो जो पेंटोज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंटोज जो है, क्यों, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारे पास, राइबोज। क्या है, राइबोज, यानी कि जो शर्करा होती है हमारी, राइबोज शर्करा होती है जिससे न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो राइबोज जो है वो कैसी है हमारे पास, पेंटोज जो है 5 कार्बन। अब हमारे पास हेक्सोज का एग्जाम्पल, जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल है वो है हमारा ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसके अलावा फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। इसके अलावा हमारा गैलेक्टोज, है ना, लिख लो कॉपी में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में पूछा जाता है, इसके डायग्राम, इसके स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनते हैं अभी मैं बताऊंगी आपको। तो पेंटोज जो है 5 कार्बन होता है, राइबोज इसका एग्जाम्पल है, और हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन
पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। क्लियर यहां तक का? मोनोसैकेराइड समझ में आ गया। ऑलिगोसैकेराइड, यदि 10 कार्बन से क्या है, कम है, तो यदि जो श्रृंखला है कार्बन की वो 10 कम है, 10 से कम है, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे ऑलिगोसैकेराइड। क्या कहलाएंगे? ऑलिगोसैकेराइड। और ये कैसे होते हैं हमारा? डाइसैकेराइड, है ना, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, है ना, डाइसैकेराइड होगी। अब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल देखो आप, है ना, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे पास? ये हो सकते हैं हमारे पास माल्टोज, है ना, माल्टोज और सुक्रोज। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? माल्टोज और सुक्रोज। किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये डाइसैकेराइड के। किसके एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है माल्टोज और सुक्रोज। ये बच्चों में जो बता रही हूं, मानती हूं आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आपके डायग्राम स्ट्रक्चर होंगे उसमें। क्यों? क्योंकि पॉलीसैकेराइड में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, आपको समझना है। इसके डायग्राम अभी अपन पढ़ेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। फिर अब अपन पॉलीसैकेराइड के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहां तक का समझ में आ गया? जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो अच्छे से एग्जाम्पल सहित। फिर अपन क्या करेंगे? राइबोस का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं अभी। किसका? राइबोस का और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले अपन। तो अपन बनाते हैं, ठीक है। ये लो, किसका बना रहे हैं अपन? राइबोस का, है ना, राइबोस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये लो बनाओ। अब क्या होगा? राइबोस का स्ट्रक्चर अपन सबसे पहले बनाएं तो कैसे बनेगा? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में तो अपन बोलते हैं पेंटोज। और पेंटोज किसका मतलब एग्जाम्पल? राइबोस किसका है? पेंटोज का ही तो एग्जाम्पल है। अब यहां पर क्या होगा अपने पास? OH H OH H OH H OH H OH और H, यहां पर एक और H, यहां पर एक और H। ये किसका हमारा वो बन गया? स्ट्रक्चर किसका बन गया? राइबोस का बन गया। किसका बन गया? राइबोस का बन गया। अब क्या होगा? जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें क्या पूछा है? इसका चक्रक, जो चक्रक होता है यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो पूछा है वो पूछा है। अब कैसे बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर? चूंकि अपने पास कितने कार्बन? 1 2 3 4 4 5 CH2OH CH2OH, ठीक है ना। क्योंकि अपने पास क्या है? 5 कार्बन है, तो जो चौथा कार्बन है, जो हमारा, कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, है ना, जो हमारा ये चौथा कार्बन है, ये क्या करेगा? ये चौथा कार्बन पहले वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? जो हमारा चौथा कार्बन है वो इसके साथ, जो इसका पहला कार्बन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना अपना। आ जाओ इधर, ये देखो, ठीक है ना। यहां पर अपना जो है ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये जो फिफ्थ है वो यहां पर। फाइन, 1 मिनट इसको सही बना दो। और अपना एक कार्बन कहाँ होगा? यहां पर होगा, जिसको हम बोलेंगे CH2OH। ये कौन सा होगा? हमारा 5th नंबर का, और ये हमारा होगा 4th नंबर का। अब ये आप बोलोगे कि मैम ये O कहां से आया? ये जो O है वो कैसे आया? साइक्लिक कैसे बना? तो बच्चों यहां का जो OH वाला है, यहां का जो OH वाला है, तो ये यहां क्या करेगा? ये जो OH है, यहां पर देखो एक बार, यहां पर देखो, है ना। पहले ये O कैसे आया वो समझ लो। 1 2 3 4 5 कार्बन, चौथे वाले ने क्या किया? अपना ऐसे, है ना, और आपके पास ऑलरेडी यहां पर क्या है? OH, यहां पर अपने पास H है, यहां पर अपने पास H है ना। तो ये क्या करेंगे
यहां से यूं जाएंगे, समझ रहे हो? यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो O है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अपन ने 1 और 4 के बीच में वो बनाया, चौथा और 1 और 4 के बीच में अपना O है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो रिलीज हो गया है ना? वो क्या हो गया, अपना रिलीज हो गया है। समझ में आया कि O यहाँ बीच में कैसे आया? तो जो चौथा वाला अपना कार्बन था, ये चौथा जो कार्बन है ये थोड़ा सा शैतान था। इसने बोला मैं तो पहले वाले के पास जाऊंगा और एक चक्री बना करके उसके साथ खेलूंगा, है ना? जैसे अपन एक चक्री बना करके खेलते हैं बहुत सारे, जैसे अपन वो बोलते हैं रिंगा रिंगा रोजेस, है ना, पॉकेट इन द पोजेस, ये वाला गेम खेलते हैं अपन। तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी रिंगा रिंगा रोजेस खेलें, और जैसे ही इन्होंने रिंगा रिंगा रोजेस खोलने की सोची तो इन्होंने क्या बना लिया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया। किसका? राइबोस का। किसका बनाया? राइबोस का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया फाइन। तो अब क्या हुआ, देखो अपन एज इट इज बनाएंगे। फर्स्ट कार्बन पे अपने यहाँ पर H है, यहाँ पर अपना OH है, हाँ, यहाँ पर अपना H है, यहाँ पर अपना OH है, यहाँ पर अपना H है, यहाँ पर अपना OH है, यहाँ पर अपना H है और यहाँ पर CH2OH है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये किसका बना लिया? राइबोस का। कितना इजी था ना कि हमने एक पहले श्रृंखला बनाई, फिर एक जो चौथे ने बोला मैं तो पहले के साथ खेलूंगा, तो इसने खेला, चक्री बनाई, इसने H2O को रिलीज कर दिया, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाते ही हमने देखा अरे वाह ये तो क्या आ गया, राइबोस का स्ट्रक्चर आ गया। कौन सा? साइक्लिक वाला। क्लियर? राइबोस का स्ट्रक्चर आ गया। अब बच्चों एक छोटी सी बात और सीख लो, अपन क्या करेंगे, राइबोस का आपने बनाया ऐसे, है ना, ठीक है, ये अपना H, ये अपना OH, ये अपना H, ये अपना OH, ये अपना H, ये अपना OH, ये अपना CH2OH, है ना, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला, है ना। अब एक बात अच्छे से सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो राइबोस बनाया है ये आपने बनाया है अल्फा राइबोस। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा कि अल्फा और बीटा राइबोस में क्या डिफरेंस है? ये देखो, ठीक है, यहां पर अपने पास H, अभी बता रही हूं, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये अपना पांचवा, ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब बच्चों क्या होगा, यहां पर जो पहला कार्बन है, यहां पर जो पहला कार्बन है, यदि उसका OH नीचे होता है, यदि इसका OH नीचे होता है तो ये कहलाता है अल्फा कार्बन। यदि इसका OH जो है, पहले कार्बन का OH जो है वो नीचे होगा तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। यदि इसका जो OH है वो ऊपर हो जाए, यानी कि क्या हुआ, अपन ने क्या करा, है ना, ऐसे बनाए, OH अपना ऊपर गया, H अपना नीचे आया, ये OH ऐसे ही रहेगा, H यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर अपना वही CH2OH। ठीक है, अब देखो OH यहाँ पर पहला जो कार्बन है यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे, तो नीचे है जब अल्फा कार्बन है, और जैसे ही OH यदि ऊपर कर देते हैं तो ये बीटा राइबोस बन जाता है। क्या बन जाता है? बीटा राइबोस। क्या बन जाएगा? बीटा राइबोस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बाद में बताऊंगी क्यों। ठीक है, आ गया, अल्फा राइबोस और बीटा राइबोस बनाना आ गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार डायग्राम समझ लो कैसे बना है, बहुत ही इजी सी चीज है। फटाफट देखो, अल्फा राइबोस जिसमें OH नीचे होगा फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे बीटा में OH जो है वो ऊपर की तरफ होगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बीटा राइबोस। क्लियर हो गया? राइबोस का स्ट्रक्चर बनाना आ गया। ये किसमें था अपन का? मोनोसैकेराइड में अपन ने पेंटोज जो शर्करा है उसका डायग्राम बनाना सीख लिया। गेट इट? अब अपन जाएंगे कहां पर? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने, है ना। तो चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब बनाएंगे अपन ग्लूकोज का। है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन ने क्या लेना है? क्योंकि
ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन है ना, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन है। तो वापस से अपन वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे, बना लिए अपन ने। वापस से वही, यहां पर अपना OH, CH2OH है ना, यहां पर अपना आ जाएगा OH, यहां पर अपना H, यहां पर अपना 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 OH और यहां पर अपना H, है ना। ये सही है क्या, एक H यहां पर, अब बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो बन गया, ये किसका बन गया, अपना ग्लूकोज का। क्या बन गया, अपना ग्लूकोज का। अब अपन देखते हैं क्या करना है, वापस से वही साइक्लिक फॉर्म। तो यहां पर भी जो, अब देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है ना, 6 है। तो अब यहां पर जो होगा, जो 5th कार्बन है, ये पहले कार्बन के साथ बोलेगा मैं तेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलूंगा। क्या बोला ये, मैं तेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलूंगा। तो 1 ने बोला ठीक है भाई, 1 ने बोला ठीक है भाई, खेल लो, खेलते हैं चलो। यहां पर है ना, ठीक है, यहां पर ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये CH2OH 6th कार्बन, ऐसे ही होता है ना। अब क्या हुआ, यहां पर वापस से अपना HOH, 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 H और OH और यहां पर भी H। आगे आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कितना अच्छा बन गया। अब वही वाली बात आ गई, OH नीचे है, OH नीचे है, तो अपन ने किसका बनाया है, अल्फा ग्लूकोज का बनाया है ना, अल्फा ग्लूकोज का बनाया है। यदि अपन यदि अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर OH ऊपर कर दें और H नीचे कर दें, तो ये किसका बन जाएगा, बीटा ग्लूकोज का, है ना, बीटा ग्लूकोज का बन जाएगा। हाँ या ना, आया समझ में कि ग्लूकोज का अपन ने कैसे बनाया। जब आपको राइबोज का आ गया ना बच्चों, अभी अपन देखना, जब डाइसैकेराइड में बनाएंगे अपन सुक्रोज का, माल्टोज का बना देंगे, जैसे मान लो तो माल्टोज का अपन ने बनाया, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए कि अल्फा ग्लूकोज क्या है ना, अल्फा ग्लूकोज कैसे बना, किस तरीके से हमारी चीजें जो राइबोज है वो कैसे बन रही है। क्यों, क्योंकि आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पूछा है, वो ग्लूकोज से बनता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। हाँ या ना, राइबोज का आपको स्ट्रक्चर क्यों आना चाहिए, क्योंकि अपन को न्यूक्लिक एसिड बनाना है, उसमें अपन का राइबोज आएगा, इसलिए मैंने आपको राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है समझाया है। आया, साइक्लिक समझ में आ गया, लीनियर भी आपको समझ में आ गया। हाँ या ना, रेखिक वाला। अब अपन क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, चलो पीछे। यहां पर अपना ये हो गया, अपन ने क्या बनाया, पेंटोज का स्ट्रक्चर बना लिया और हेक्सोज यानी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या होगा, अपन ओलिगोसैकेराइड में जाएंगे। किस में जाएगा, ओलिगोसैकेराइड में जाएंगे। तो डाइसैकेराइड में अपन के पास माल्टोज और सुक्रोज एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, माल्टोज और सुक्रोज। तो अपन माल्टोज का डायग्राम अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लो, ये माल्टोज है, माल्टोज है। हमने क्या बनाया, हमेशा ही क्या बनता है, ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन नहीं, सॉरी, 2 अल्फा ग्लूकोज जो होते हैं, 2 अल्फा ग्लूकोज जो जुड़ेंगे वो क्या बनाएंगे, माल्टोज। चलो अपन बनाते हैं। ठीक है, अपन को क्या बनाना है, अल्फा ग्लूकोज बनाना है। तो H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। हाँ या ना, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये अपना तीसरा है, ये अपना चौथा है और ये अपना छठा है। ठीक है, ये छठा हो गया, सॉरी ये पांचवा और ये छठा, 6 कार्बन बन गया। अल्फा ग्लूकोज बना लिया।
ये लो बना लिया। अब क्या होगा, यहां पर भी अपन ऐसे ही बनाएंगे। यहां पर अपने पास HOH HOH, ये मैं बार बार इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको भी एकदम जैसे मैं बना रही हूँ ना फटाफट फटाफट, वैसे आप भी इजीली इसको बना पाओ। समझ रहे हो कोई चीज? नंबरिंग बहुत जरूरी है। नंबरिंग से क्या होता है, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और किस तरीके से। ठीक है, हमने 2 अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया है ना, क्यों, अपन माल्टोज बना रहे हैं। तो अब ये जो एक है ना, और ये जो चौथा है, इन दोनों के मध्य में क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, है ना। ये इसका जो फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज है इसका फर्स्ट वाले में, और जो दूसरा ग्लूकोज है उसके चौथे वाले में बॉन्ड बनेगा। ये लो, तो क्या होगा अपना H2O हट गया, H2O बाहर निकल गया, और H2O बाहर निकलते ही क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ये बात का स्टेप है, कहीं पहले से ही बना लो रे मैडम ने तो क्या बना दिया, ये H2O अपन ने यहां से रिलीज करवाया तो ये वाला जो O है ये बन गया। तो अब देखो, पहला जो ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन, और दूसरा जो अल्फा ग्लूकोज है उसका चौथे कार्बन के मध्य में एक बॉन्ड पाया गया है, और इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, 1 अल्फा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 अल्फा, ठीक है, 1 मिनट, ये कहां से आ गया, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो अपन का यहां पर प्रेजेंट है, सॉरी यहां पर प्रेजेंट है। आया समझ में कैसे अपन ने माल्टोज बनाया, कैसे अपन ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया है, क्यों, क्योंकि आपके पास बंध भी आएंगे, एस्टर बॉन्ड और ये अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। जब अपन बहुत सारी, जब न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे बॉन्ड की जानकारी इजीली हो जाएगी। तो आया अपन को माल्टोज बना लिया। अब वापस से बैक चलो, कार्बोहाइड्रेट में अपन ने मोनोसैकेराइड कर लिया, अपन ने ओलिगोसैकेराइड कर लिया। अब जो अपना मेन मुद्दा है वो है पॉलीसैकेराइड का। जो अपना मेन मुद्दा है वो क्या है, हमारा पॉलीसैकेराइड का है। तो चलो अपन पॉलीसैकेराइड, अब इसको बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पॉलीसैकेराइड क्या है, अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी में वृहत अणु की तरह पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जब अपन ने पृथक्करण विधि करी थी तो अपने कार्बोहाइड्रेट मिले थे वृहत अणु के तौर पे, तो ये वृहत अणु है, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है, जैसे ग्लाइकोजन, है ना। अभी मैं बताऊंगी पॉलीसैकेराइड कितने भागों में बटा होता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, वो अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट है उसमें, अल्फा ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से, जो एक 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है उसके अंदर, वो उसको जोड़ते हुए जा रहा है, किसको, ग्लूकोज को, और क्या बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है। तो यानी पॉलीसैकेराइड क्या है, श्रृंखला है, किसकी, शर्करा की एक लंबी श्रृंखला है। फाइन, यह श्रृंखला सूत्र की तरह, यानी कि एक सूत्र की तरह, ये देखो यहां पर ये तो माल्टोज का स्ट्रक्चर है, हाँ है ना, लेकिन अब ये आप देख रहे हो यहां पर भी कंटिन्यू चल रही, कलर चेंज कर लूं एक बार, यहां पर देखो, यहां पर भी ये कंटिन्यू चल रही है, वापस से ऐसा बॉक्स आ जाएगा, यहां पर भी ये कंटिन्यू चल रही है ना। तो ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है, यानी कि बहुत सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोनोसैकेराइड है, अपना जो मोनोसैकेराइड है वो जुड़ता जा रहा है, और ये क्या बना रहा है, ओलिगोसैकेराइड भी बनाता है और पॉलीसैकेराइड भी बनाता है। क्लियर हो गई ये बात यहां तक की। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे, है ना, कपास के रेशे विभिन्न प्रकार एकल सैकेराइड यानी कि मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। उदाहरण सेल्यूलोज, अभी मैं बताऊंगी, ये एक बहुलक होता है पॉलीसैकेराइड का, जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना हुआ होता है। जो सेल्यूलोज भी है वो भी क्या है, ग्लूकोज का बना हुआ होता है। तो अब अपन पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करेंगे,
इसको स्टार्ट करने से पहले अपन आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे ताकि जो मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आए कि मैम पढ़ाना क्या चाह रही है। सेल्यूलोज एक समबहुलक है। जो सेल्यूलोज है वो क्या है, समबहुलक, यानी कि अलग अलग यूनिट नहीं पाई जा रही, एक ही तरह के ग्लूकोज मोनोसैकेराइड जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि यदि मतलब जो ग्लूकोज है वो एक ही तरह का चल रहा है, अलग अलग यूनिट्स नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है, होमो, है ना, पॉलीसैकेराइड। इसको क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड। लिख लो ये कहीं पर। जब समबहुलक कहलाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च, यानी कि अब किसकी बात हो रही है, हमारे मंड की, यानी स्टार्च की बात हो रही है, जो सेल्यूलोज से भिन्न होता है। जो स्टार्च है वो क्या है, सेल्यूलोज से भिन्न होगा, लेकिन यह पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में होता है। अभी अपन बात करेंगे, डोंट वरी। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी कि जो एक भोजन जो अपनी बॉडी में होता है, एनिमल्स में जो होता है, वो भोजन किस तरीके से संचित होता है, किस तरीके से, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, इन्यूलिन फ्रक्टोज का बहुलक है, इसको लिख दो फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज का बहुलक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीट में कि इन्यूलिन जो है या ऐसा मतलब स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट बताइए जो संग्रहित स्टोरेज होता है इन्यूलिन, वो किसका बना होता है, तो फ्रक्टोज का अपन बोलेंगे। ठीक है, यह एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला है, जैसे ग्लाइकोजन होती है, इनका दाहिना सिरा अपचायक होता है और बायां सिरा अनअपचायक होता है। ये याद कर लेना बच्चों अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन क्या देखेंगे, यह शाखा युक्त होती है। कौन, जो भी पॉलीसैकेराइड होती है वो कैसी होती है, शाखाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जो व्यंग चित्र जैसी दिखाई देती है। ठीक है, मंड में द्वितीय कुंडलीदार संरचना पाई जाती है। जो स्टार्च होता है, अभी मैं आपको सब कुछ जो भी लिखा हुआ है ना, मैं सिर्फ एक बार पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं आपको सारा बताऊंगी, है ना। जो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है एक एक लाइन अपन बनाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, ये कुंडलीदार संरचना मिल रही है तो ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, वास्तव में मंड आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग में जुड़े हुए होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। क्यों देते हैं ये भी अपन बात करेंगे। सेल्यूलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण, जो सेल्यूलोज होता है उसमें जटिल कुंडलियां नहीं मिलती है, इसकी वजह से यदि तुम इसको आयोडीन दोगे ना तो इसमें नीला रंग नहीं आएगा। अभी अपन बात करेंगे। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, रुई के धागे सेल्यूलोज के बने होते हैं। ये काम है, पॉलीसैकेराइड का कार्य है ना, कि भाई सेल्यूलोज लिया, आपको पता है ये बेसिकली किस में पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वॉल में, यानी कि जो पादप होती है उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, तो जो रुई के धागे होंगे उसमें भी सेल्यूलोज ही पाया जाएगा। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसैकेराइड मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आदि। मतलब अलग अलग इनका जो संरचना है वो बदलती रहती है। ऑर्थोपोडा का बाहरी कंकाल, क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, कि ऑर्थोपोडा का जो बाहरी कंकाल है वो किसका बना होता है, काइटिन का। ये अपन पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, 11th क्लास के 4th चैप्टर में काइटिन से बने हुए होते हैं। ये जटिल पॉलीसैकेराइड अधिकतर समबहुलक ही होते हैं। क्या होते हैं, समबहुलक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, हमने ओलिगोसैकेराइड पढ़ रहे हैं। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। ठीक है, भूलना और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और जो अभी तक अपन ने पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा वो अपन पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा। तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, समबहुलक, समबहुलक यानी कि होमो पॉलीसैकेराइड, है ना, होमो पॉलीसैकेराइड। और एक होता है विषम बहुलक, विषम बहुलक, जैसे विषम बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं हिटेरो पॉलीसैकेराइड, हिटेरो पॉलीसैकेराइड, है ना,
हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, इसको हेट्रो। देखो होमो यानी कि जिसमें जो अपन बोल रहे हैं, जो यूनिट अपन ले रहे हैं, है ना, जो अपन एक जो यूनिट होगी इसमें वो कैसे होगी, समान होगी, है ना। यानी कि जैसे उदाहरण अपन लेंगे, अभी बताती हूँ, और इसमें जो यूनिट्स होंगी वो असमान होगी, ठीक है, असमान। फाइन। तो यहां पर जो यूनिट होगी, अब देखो जो समबहुलक होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जो समबहुलक होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्टोरेज के रूप में, है ना, एक होता है हमारा स्टोरेज के रूप में, एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल के रूप में, है ना। स्ट्रक्चरल यानी कि जो संरचना दे, जो संरचना दे, और ऐसे होमोपॉलीसैकेराइड जो कि संग्रहण में कार्य करे, जो कि संग्रहण का कार्य करे। देखो हमने बोला जो पॉलीसैकेराइड है वो मुख्यतः दो तरह के हैं, एक है हमारा समबहुलक, एक है हमारा विषम बहुलक, यानी कि होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये बात तय हो गई। हमने फिर बोला कि समबहुलक में जो यूनिट्स होंगी जो अपन ले रहे हैं भाई, जो समान संरचना वाले होंगे वो होंगे हमारे होमोपॉलीसैकेराइड, इसमें जो संरचना होगी वो असमान होगी। अब जो समबहुलक है ना बच्चों, वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है संग्रहण के लिए, एक होता है हमारे स्टोरेज के लिए, और एक होता है हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, संरचना देगा। ये किसके रूप है, हमारे समबहुलक के, यानी कि होमोपॉलीसैकेराइड के। अब स्टोरेज देख लो, यदि हम बात करें जानवरों में, जानवरों की बात करें तो जो भोजन, जो मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है, किस में होगा, ग्लाइकोजन, ठीक है। जो हमारा जानवरों में जो वसा एकत्रित होती है वो कैसे होती है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। यदि हम पादप की बात करें, और हमारे अंदर भी ग्लाइकोजन में होती है, पता है ना, लीव इसमें, यकृत में, पता है ये चीज, हमारे अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होती है वसा, ये ध्यान रखना। पादप में कैसे होती है, पादप में जो हमारा पाया जाता है वो होता है हमारा, एक तो हो गया इन्यूलिन, है ना, एक हो गया हमारा स्टार्च, ठीक है, एक हो गया हमारा मंड के तौर पे, और एक हो गया हमारा इन्यूलिन। और इन्यूलिन किस में पाया जाता है, हमारे डहेलिया में, लिख लो ये कहीं पर भी, जो डहेलिया पौधा होता है ना, डहेलिया का पौधा जो होता है, पेड़ होता है, उसमें इन्यूलिन के तौर पे जो है वसा एकत्रित होती है, संचित होती है, और स्टार्च के रूप में भी पादपों में एकत्रित होती है, समझ में आया। और जानवरों में और मनुष्य में ग्लाइकोजन के तौर पे होती है, कौन सी, संग्रहण करने वाली जो वसा है वो कौन सी वाली, होमोपॉलीसैकेराइड यानी कि समबहुलक। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट में जो होता है, क्योंकि एनिमल में और हमारी बॉडी में तो भैया सेल वॉल पाई नहीं जाती है ना, तो जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली भित्ति का कार्य करती है, वो बेसिकली भित्ति का कार्य करती है। भित्ति का कार्य करेगी तो ये सेल्यूलोज होगा इसमें, है ना, सेल्यूलोज, फाइन, सेल्यूलोज होगा। इसके अलावा काइटिन होगा, ठीक है, काइटिन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि भित्ति का तौर पे कार्य करती है वो दो तरह की हो सकती है, सेल्यूलोज जो प्लांट्स में पाई जाती है, काइटिन जो फंगस होती है उसका जो सेल वॉल बनाती है वो काइटिन होता है। उदाहरण लिख लो भाई, फंगस और जो ऑर्थोपोडा होता है ना, जो हमारा ऑर्थोपोडा दिख रहा है यहाँ पर, ऑर्थोपोडा, ये यहाँ लिख दो वापस से अपना, रुको मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, यहां पर लिख लो अपने, जो काइटिन है, जो काइटिन है वो किसकी बनाती है, एक तो फंगस की, ठीक है, और एक बनाती है अपने ऑर्थोपोडा की, ऑर्थोपोडा की, जैसे कि
हमारा कॉकरोच, जो कच 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 आवाज आती है ना, उसको अपन मारेंगे तो उसमें आवाज आती है, वो किसकी वजह से आती है? काइटिन की वजह से आती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छे से देख लो एक बार बच्चों। हमने बोला पॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं, समबहुलक और विषमबहुलक, यानी कि होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एक काम करता है स्टोरेज की तरह, वसा एकत्रित होती है। यदि एनिमल्स की बात करें, जानवरों की बात करें, तो ग्लाइकोजन के तौर पे होती है। पादप की बात करें तो स्टार्च के रूप में होती है, और इन्यूलिन के तौर पे डहलिया में होती है। यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें, जो भित्ति का कार्य करती है मेनली, वो दो तरह के होते हैं, सेलुलोज जो कि प्लांट्स की कोशिका भित्ति बनाती है, और अपन काइटिन की बात करें तो फंगस और ऑर्थोपोडा की भित्ति बनाती है। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब अपन बात कर रहे हैं विषम बहुलक की। तो विषम बहुलक का जो आपको एग्जाम्पल देना है वो यहाँ दे लो। विषम बहुलक का जो एग्जाम्पल है वो है अपना पेप्टाइडोग्लाइकिन। है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? विषम बहुलक का। क्यों? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकिन आपको पता है किसकी होती है? जो हमारा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन की। लिख लो कॉपी में, जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, वो विषम बहुलक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो यूनिट पाई जाती है, एक होती है NAM और एक होती है NAG। ये याद रख लेना, अभी मैं बताऊंगी इसकी फुल फॉर्म। NAM और NAG से मिलकर बनी हुई होती है, अभी अपन बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े अपन। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अपन बना रहे हैं, यहां लिख लो, संग्रहण वाला, यानी कि स्टोरेज वाला, है ना, स्टोरेज। और क्या बना रहे हैं अपन? समबहुलक, है ना। समबहुलक में भी, है ना, हम समबहुलक यानी कि होमोपॉलीसेकेराइड, यही बना रहे हैं अपन संग्रहण के तौर पे। तो उसका एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया था? ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन लिया था। तो ग्लाइकोजन बनाओ। ये क्या है? रिपीटिंग यूनिट है। ये किसकी बनी हुई है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ग्लूकोज बनाना है, अपन ने ग्लूकोज पहले बना लिया था। बनाओ ग्लूकोज, फटाफट बनाओ अपनी कॉपी में ग्लूकोज। ये लो, अपन बनाएंगे। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन था, यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट है। ये अल्फा ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट है, ये ध्यान रख लेना। अल्फा ग्लूकोज की समबहुलक यानी कि एक जैसी। ग्लूकोज ग्लूकोज वो भी कौन से? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज के लिए OH हमेशा नीचे आएगा, है ना। फिर अपन अब यहां कर तो तुमको वैसे ही जानकारी है। फिर अपन एक और बनाएंगे, ठीक है। फिर अपन एक और बनाएंगे, ऐसे करके अपन बहुत सारी बना लेंगे। फिर अपन एक और बना सकते हैं, ठीक है। ये लो, अब यहां पर अपना क्या आएगा? फोर्थ नंबर का, ये 1 नंबर का, ये फोर्थ, ये OH, ठीक है। वापस से यहां पर फर्स्ट कार्बन है ना, यहां पर फोर्थ कार्बन है, यहां पर अपना फर्स्ट कार्बन है, यहां पर फोर्थ कार्बन है, यहां पर अपन ने ये बना ही लिया था। अब ये हटा दो ऐसे करके और यहां पर O लगा दो। आया समझ में कैसे बना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है कौन सा? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। अल्फा 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। यहां तक की समझ में आ गया अपन को कि अपन ने पाया 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसे बना है। अब छोटी सी बात ये देखो, जो ग्लाइकोजन होता है बच्चों वो होता है ब्रांच्ड, यानी कि शाखित होता है ना। जो ग्लाइकोजन मेन मुद्दा है, अभी समझने वाली जो बात है वो बता रही हूं। ये क्या होता है? शाखित होता है ना। अब तुम्हें ये शाखित दिख रहा है क्या? कहीं से भी शाखित बनाना पड़ेगा, है ना। शाखित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये देखो, आपकी जो बुक में NCERT की बुक में है वो ग्लाइकोजन ऐसे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से आपका ग्लाइकोजन बनाया हुआ है बुक में। बुक ओपन है या नहीं है? बुक ओपन नहीं है तो बुक ओपन कर लो, मस्ती मारने के लिए नहीं अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ग्लाइकोजन का ऐसा शाखा वाला स्ट्रक्चर है। अब अपन को इसमें शाखा बनानी है,
अपन को इसमें शाखा बनानी है। तो ये शाखा कैसे बनाएंगे, ये देखो हटा रही हूं मैं एक बार ये वाली बात, ठीक है। अब अपन शाखा कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, चूंकि अपना ये देखो 1/4 पार्ट जो है इसका जुड़ रहा है, यहां पर ये 1 भी और ये 4th पार्ट भी क्या है, ऑक्यूपाइड है, यानी कि 1 और 4 ने तो आपस में बंद बना लिए। अब यदि कोई एक और श्रृंखला अपनी, क्योंकि शाखा है तो ग्लूकोज ही होगा, ये लो ग्लूकोज बना लो, ठीक है। ठीक है, ये अपना ग्लूकोज की एक और शाखा है। अब ये शाखा इससे कैसे जुड़ेगी भाई, जो तुम ये वाला जो पॉइंट है ये तो अपन ने बना दिया ये वाला, है ना। अब ये जो शाखा है ये वाली, ये जो शाखा है ये वाली, ये इससे कैसे जुड़ेगी। तो बच्चों आपको पता है यहां पर क्या है अपने पास, CH2OH है छठे वाले पे, ये छठा है ना, ये छठा है। तो ये क्या करेगा यहां पर 1,6, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला है, तो ये पहले के साथ जाकर के बॉन्ड बनाएगा, पहले के साथ जाकर के क्या बना लेगा, श्रृंखला बना लेगा। तो इसीलिए ये देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ एग्जैक्टली, ये देखो ग्लाइकोजन, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 वाला है ना, ये इसका जो 6th है जो अपनी श्रृंखला बनी है ना, ये देखो, सॉरी, ये जो अपनी श्रृंखला बनी है, अब इसका यहां पर एक नहीं आ सकता, इसका तो यहां पर आएगा पहला, ये जो पहला है ना बच्चों वो यहां पर जुड़ेगा। अपन ने क्या करा, नीचे बना दिया, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये जो है, ये जो पहला है ये यहां पर भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये यहां पर ऐसे चल रहा है, 1 मिनट रुको, ठीक है, ये यहां पर ऐसा चल रहा है। तो अब इसका जो ये पहला है ना, अपने पास ये OH है, यहां पर ये H है, ऐसा ही होता है। तो ये जो अपना कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है, ये इसके छठे कार्बन पे, छठा कार्बन कहाँ है, ये रहा CH2OH, ये इसके छठे कार्बन पे जाएगा, OH वही कर देगा, H2O रिलीज कर देगा, और H2O रिलीज कर देगा तो यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, O आ गया। तो यानी कि शाखा जुड़ गई। कैसे जुड़ी, अब देखो वापस से पीछे चलो, कलर चेंज कर लो, यहां पर देखो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ये एक शाखा अपन ने जो बनाई थी सबसे ऊपर, है ना, इसने नीचे बना दी। यहां पर आप देखो ये दो जुड़ रहे हैं, इसका जो पहला कार्बन है, इसका जो पहला कार्बन है जो इसकी श्रृंखला बनी हुई है, ये इसके छठे कार्बन से CH2OH होता है, ये देखो CH2OH है ना, इसके साथ अपन ने क्या जोड़ा है, यहां पर OH होता है, ये लो यहां पर OH होता है, यहां पर H होता है, ऐसे ही जोड़ा है, ऐसे ही है। और ये किसका है, अपना छठा कार्बन, यानी कि इस तरीके से, हाँ ठीक है ना, ऐसे ही है, ये छठा कार्बन है अपना और ये इसका पहला कार्बन है। अब ये क्या करेगा, H2O रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, H2O रिलीज कर देगा। शाखा बनाना सिखा रही हूँ, ग्लाइकोजन में शाखा कैसे बनी है, ये जो शाखा है ये O कहां से आया, ये हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लो आ गया, ये हट गया यहां से और ये O जुड़ गया, ये आ गया O जुड़ गया। इस तरीके से ग्लाइकोजन क्या करता है, श्रृंखला बनाता है। आया समझ में, यहां तक कंप्लीट अपना, ये अपना कंप्लीट। अब अपन एक और स्लाइड लेंगे, पहले कलर चेंज करूंगी। अब अपन एक और स्लाइड ले रहे हैं। अब इसमें क्या देखेंगे अपन, दूसरा अपना ग्लाइकोजन हो गया, अब क्या होगा अपना स्टार्च, स्टार्च यानी कि मंड, है ना, मंड के तौर पे होता है। मंड जो होती है बच्चों वो दो तरह की होती है, ठीक है, एक होता है अमाइलेज, अमाइलेज है ना, एक होता है अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन, अमाइलेज और अमाइलोपैक्टिन, ये भी क्या होता है, शाखित होता है ना, ये भी क्या होता है, शाखित होता है। अब आपने बोला जो अमाइलेज है, जो अमाइलेज है, स्टार्च में जब आप आयोडीन टेस्ट करते हो, केमिस्ट्री में टेस्ट करते हो ना, आयोडीन से जांच करते हो स्टार्च की, तो वो अमाइलेज के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि जो अमाइलेज होता है वो इस तरह से होता है,
है ना। इस तरह से क्या होता है, कुंडलित होता है। क्या होता है, कुंडलित होता है। कुंडलित होने की वजह से जब आप इसको आयोडीन दोगे, जब आप इसको आयोडीन दोगे, I2 दोगे, तो ये I2 क्या होगा, यहां जमा हो जाएगा। तो आप इसको वॉश करोगे तो भी ये वॉश नहीं होगा, और इस वजह से क्या आ जाएगा, हमारा नीला रंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा नीला रंग आ जाएगा। तो आपको पता लग गया नीला रंग क्यों आता है अमाइलेज में, है ना। इसी तरीके से हमारा अमाइलोपैक्टिन, स्टार्च अपन को समझ में आ गया। अब अपन करेंगे अपना स्टार्च हो गया, अपना ग्लाइकोजन हो गया। अब अपन करेंगे अपना ये सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज। अरे गलत लिख दिया ना मैंने, सेल्यूलोज। आई होप कि सही हो, है ना, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज पता है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, क्या आप सेल्यूलोज पचा सकते हो क्या? मेरा क्वेश्चन है, आप सेल्यूलोज पचा सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं पचा सकते? क्योंकि जो सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में, हम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो बीटा ग्लूकोज का रिपीटेशन होता है, यानी कि जो बीटा ग्लूकोज पाया जा रहा है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कैसा है, बीटा ग्लूकोज है। क्या है? बीटा ग्लूकोज है। और बीटा ग्लूकोज के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है। लेकिन जो आप ये सोचोगे कि मैम जो जानवर हैं, है ना, वो ये सेलुलोज खाते हैं, तो जैसे भाई जो लकड़ी खाते हैं उनके पास पच जाती है ना, हमारे अंदर नहीं पचती। क्यों? क्योंकि जो जानवर है बच्चों, उनके अंदर ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव, वापस से बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में घुमा फिरा करके, ऐसा क्या होता है कि आप सेलुलोज खाते हो तो नहीं पचेगा, लेकिन यदि जानवर या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो कुछ जानवर होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो यदि सेलुलोज खाते हैं तो वो पचा लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इनको पचा सकता है, लेकिन हम में ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर बात? सेलुलोज अपन को समझ में आ गया, ये बीटा ग्लूकोज होता है। अब बीटा ग्लूकोज कैसे बनाओगे? यहां पर अपना OH ऊपर आ जाएगा, यहां पर H नीचे आ जाएगा, वापस से ऐसे कर लो, ठीक है। फिर अपना, ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, बीटा ग्लूकोज आ जाएगा, हाँ या ना। ये लो, इस तरीके से यहां पर ये प्रेजेंट होता है। अब अपना क्या बचा? एक बचा अपना लास्ट वाला, बैक्टीरिया वाला, है ना, बैक्टीरिया यानी कि हेट्रो, यानी कि विषम बहुलक का एग्जाम्पल है ये, विषम बहुलक का, ठीक है, विषम बहुलक का एग्जाम्पल है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, NAM और NAG, NAM और NAG, इसकी फुल फॉर्म में लिखवा रही हूं, लिखो NAM NAG, है ना, NAM और NAG। NAG का फुल फॉर्म लिखो, N एसिटाइल, एसिटाइल, N एसिटाइल ग्लूकोसा, ग्लूकोसा, ग्लूकोसा अमीन, ठीक है, अमीन, सॉरी, ग्लूकोसा अमीन, N एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, N एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। नाम की लिखो, नाम की, सॉरी, N एसिटाइल म्यूरामिक, म्यूरामिक अम्ल, ठीक है, म्यूरामिक अम्ल, N एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल और N एसिटाइल ग्लूकासो अमीन। ये है आपका पॉलीसैकेराइड फिनिश। आपको बच्चों जो जो मैंने नीट के लिए इंपॉर्टेंट बताया, प्लीज उसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, और ये बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ये नीट में, ठीक है। NAM और NAG, जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होता है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इससे बनी हुई होती है। किसमें पाई जाती है? पेप्टिडो, सॉरी इधर लिखो, पेप्टिडो ग्लाइकेन,
है ना। ये किस में होता है, ये दोनों किससे बनी होती है, NM और NAG से, है ना, NAM प्लस NAG। और ये किसका है, ये है हमारा जीवाणु, जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, विषम बहुलक का, किसका एग्जाम्पल है, विषम बहुलक का। पॉलीसेकेराइड का मैंने एक एक चीज बताई है, एक एक चीज, जिसमें नीट के भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि कहाँ क्या चीज पूछी जा सकती है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अच्छे से कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब तक मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।